कैंसल हो गया, नहीं चल रहा तो सोचना तो नहीं दंडित किया जाएगा। चलिए हम लोग वनों का महत्व पढ़ रहे थे और वनों के महत्व में हम लोग पढ़े थे कि वन को तभी बचाया जा सकता है वनोन्मूलन से जब हम लोगों में जागरूकता आ जाए। जब तक हम लोगों में जागरूकता नहीं आएगा कभी कोई पेड़ पौधा को बचा नहीं सकता। सरकार क्या कर लेगी? नियम बनाएगी, यही ना 1980 में एक्ट बनाया गया, वन अधिनियम बनाया गया। लेकिन वो वन अधिनियम लागू करेगा तो आदमी, जनता ही, पुलिस रहेगा तो पुलिस तो भ्रष्ट हो जाते हैं, पुलिस तो भ्रष्ट हो जाते हैं। दरोगा होते हैं पुलिस में जो मेन होते हैं छोटे से एरिया का पोस्ट, दरोगा मैंने द रोक द चाहे गा के नाम में लगा दरोगा, देना है चाहे रोक दिए चाहे गा के दे, वहाँ चढ़ावा देना है, क्योंकि नाम में सोच लीजिए दरोगा, द रोक द चाहे गा के, नाम में दरोगा उनका, वो बिना ले छोड़ेंगे नहीं। लाश से पैसा कमाते, लाश का ही पैसा लोग छोड़ते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो लाश का ही पैसा लेता है, इतना गिरा हुआ। आप क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हो सब नहीं, उसको अपना डोज चाहिए। उधर ही खड़ा हो ये बाबू, बैग छाप, उधर खड़ा, इलेक्शन में खड़ा नहीं, उधर दलान बनाया ना, उधर खड़ा नहीं। तो अब हम लोग, जब तक हम लोगों में जागरूकता नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। वन विभाग ने अपने वनों की रक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाया। वन विभाग का स्पेशल फोर्स होता है, फॉरेस्ट पुलिस होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट पुलिस अपने दुष्ट है, वो खनिये पेड़ कटवा के बेच देता है। सोच लीजिए, पुलिस रक्षा के लिए नहीं जी, लेकिन वो खनिये चाह जाएगा, पुलिस पास करा देगा। देखे होंगे पुष्पा में आप लोग कैसे पुलिस पैसा लेकर के चंदन की लकड़ी पार करता था, तो बस वही चीज है। तो जब तक पुलिस एक्टिव नहीं होगी, उसके अलावा हम जनता में अगर जागरूकता नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे जागरूकता की कई कहानियां हैं हम लोगों को पढ़ना, उनमें दो कहानी मेन है। एक है आपका खेजरी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खेजरी। और एक है चिपको आंदोलन, एक चिपका चिपके आंदोलन है और एक खेजरी आंदोलन। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग खेजरी आंदोलन के बारे में, आप उसको थूकित रहो तभी ठीक रहेगा। 2 दिन से हम देख रहे थे, कल भी आप लेट थे ना, इसलिए तो डोज आपको दिए आज कि आप सुधर जाइएगा। लेट से चालू किया, इस क्लास वाले लोग को डोज दे रहे थे। हाँ, काला लाल होना ही चाहिए। आप देखिए बाबू, आइए हम लोग खेजरी आंदोलन वाले प्रचार करते हैं। क्या है खेजरी आंदोलन? कहता है खेजरी आंदोलन राजस्थान राज्य में हुआ। किस राज्य में? राजस्थान राज्य। बात है 1731 की। कब की बात है? 1731। इस आंदोलन के नेतृत्व करता एक महिला थी। लेकिन महिलाओं में नेतृत्वकर्ता का वो गुण नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। अब बोले सब जितना बड़ा देश में लोग बन जा रहे हैं नेता, महिला लोग बना तो बन जा रहा है कि लोग को लाइफ में महिलाएं भी नेता बन रही है। लेकिन वो मुखिया के चुनाव में अगर महिला जीतती है तो बेचारा अगर पति के नाम पर जीतती है, अपने नाम पर नहीं जीत पाती। बेचारा हस्बैंड दिन रात देख कर चप्पल किया जाता है उसका, तब जाके पत्नी खाली काम है इसी करके घूमना, जीत जाती है। यही ना होता है। किसी के इसमें चाची भाभी वगैरह होंगे अगर इलेक्शन में खड़ा तो भैया बेचारा जान दे ले हो,
चाचा आदम जान लगे होंगे, पैसा ले ले होंगे। अमृता देवी बिश्नोई खेजरी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम है? ये बिश्नोई समाज है, बात एक जाति है राजस्थान। ये जाति वन्य जीवों और पेड़ पौधों को अपना माने ईश्वर टाइप मानता है। ये वही जाति है जो सलमान खान को अंदर करा दिया। ये बिश्नोई जाति है जो सलमान खान को अंदर जाने पर विवश किया, हिरण को मार दिया था। वो काला हिरण का शिकार गोश्त खा रहा था, और वहां के लोगों ने केस कर दिया कि भाई सलमान खान की गाड़ी में उसने काला हिरण का शिकार किया है, और किसी भी वन्य जीव का शिकार करना दंडनीय अपराध है, चाहे आप सलमान खान रहिए चाहे मोहन खान रहिए, सबके लिए कानून बराबर है अपने देश में। अलग बात है कानून को खरीदा जाता है, बाजारों में बोली लगती है उसकी, ठीक, लेकिन यहाँ संविधान खरीदा जाता है। तो फिर भी सलमान खान हाईलाइटेड हो गया वो केस, और सलमान खान की गाड़ी में ब्लड सैंपल मिल गए थे काला हिरण का। इस चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, होटल में बना हुआ भी मिला हो, जिस कारण से जब तो जाना पड़े हुए मारे। सैफ अली खान उसमें और कौन थे, उन सब पर केस हुआ कि आप सबने मिलकर काला हिरण को खाया। लेकिन उसमें मोस्ट वांटेड थे सलमान खान। ये बिश्नोई समाज बहुत पहले से वन और वन्य प्राणियों के, जंगलों के, वनों के संरक्षण के लिए उत्तरदायित्व रखता है अपने लिए। इन्होंने क्या किया कि ये लोग राजस्थान राज्य के, किस राज्य के? राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला की, राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला की खेजराती नामक गांव में, किस गांव में? खेजराती नामक गांव में खेजरी पेड़ों को बचाने, कौन सा पेड़? खेजरी। वहां पर जंगली पेड़ है खेजरी। फिर से बता रहे हैं, राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के खेजराती गांव में खेजरी पेड़ों को बचाने 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के खेजराती गांव में खेजरी पेड़ों को बचाने के लिए एक जन आंदोलन। इस जन आंदोलन को क्या कहा गया? खेजरी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? इसकी नेतृत्व करता थी अमृता देवी बिश्नोई। बेचारी गई जंगल को बचाने के लिए। अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं महिलाएं बहुत अच्छी होती है, महिलाओं का भगवान का स्वरूप है। बहुत स्वरूप इनके दिखेगा इनका गुण। ये अपने साथ 363 व्यक्तियों का एक समूह लेकर गई। जब जंगल काटा जा रहा था ठेकेदारों के द्वारा, ये पूरा महिला का फौज लेके गई। 363 बिना खोपड़ी वाले लोग गए, सरदार बिना खोपड़ी के सब लोग पहुंच गए वहां। अब पहुंचे तो ये लोग कहेंगे भाई पेड़ काटना छोड़ो, तो मजदूर का कहाँ छोड़ देंगे? पैसा दिया है हमारा मालिक अंग्रेज को, अंग्रेज का शासन था उस समय। बोला नहीं, हटाओ हटाओ सब दो, चलो खाली करो जंगल, हम लोग पेड़ को बचाएंगे, हम लोग महिला लोग पेड़ को बचाएंगे। और पेड़ को बचाने के लिए उस पेड़वा के पास जाकर के खड़ा होंगे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो, पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो। महिलाएं हिम्मत दिखाई। ठेकेदार कहा कि अच्छा मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सबको काट दी। हाँ, 363 व्यक्तियों को काट दिया गया। ठेकेदार कहा कि आप लोग की मनोकामना हम कैसे नहीं पूर्ण करेंगे? घर में एक पत्नी तो छाती पे चढ़ के मनोकामना पूर्ण करा लेती है, यहाँ 363 को कहा कि भाई आप लोग की मनोकामना नहीं पूर्ण करेंगे तो हम लोग पाप लगे। सबको काट दिया बाबू। ठेकेदारों दम सूर्यवीरी होगा, लपेट दिया 363 को, और सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई के गायब कर दिया। तो नेता बनन चले लाओ एक पहले काटा, सोच लीजिए। लेकिन बहुत साहसी थी अमृता देवी बिश्नोई।
क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई 363 व्यक्तियों का वहां पर कत्लेआम तो किया गया, लेकिन उस कत्लेआम के कारण मौत तो हुआ, इतने सारे लोग मरे, लेकिन खेजरी आंदोलन विश्व प्रसिद्ध हुआ। उस अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज लोगों को वो कैंसिल करना पड़ा खेजरी पेड़ों को काटने का प्रोग्राम, क्योंकि जन आंदोलन के नेतृत्व करता थी महिला। अलग बात है उसमें दुर्घटना घट गई जो नहीं होना चाहिए। बाद में अंग्रेज सरकार उस ठेकेदार को ले गया होगा, जेल में जरूर डाला होगा, उसको सजाएं दी गई होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या, किताब में लिखता साहब निर्मम हत्या कर दिया गया। तो ठेकेदार के पास, लेबर मिस्त्री के पास उसका क्या रहा होगा? कुल्हाड़ी रहता है, आरी रहता है, फिर किससे काटा जाता है? कुल्हाड़ी से और आरी से। सोच लीजिए, तो बड़ा निर्मम हत्या किया गया। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ बाबू, तो आज़ादी के बाद अमृता देवी बिश्नोई को सम्मान दिया। एक महिला जिसने वन को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस महिला के नाम पर वन्य जीव संरक्षण, कोई भी भारतवर्ष में कोई व्यक्ति अगर पेड़ पौधों को बचाएगा, जीव जंतुओं को बचाएगा, तो उसे पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति के द्वारा। उस पुरस्कार का नाम है वन्य जीव संरक्षण अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, मैंने उनके नाम पर ही पुरस्कार का नाम दे दिया गया। अब भारतवर्ष में कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करेगा, पेड़ पौधों को बचाएगा, वन्य जीवों को बचाएगा, तो उसे कौन सी पुरस्कार मिलेगी? वन्य जीव संरक्षण क्या मिलेगा? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, भारत सरकार देती है। सोच लीजिए, तो ये खेजरी आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। ठीक, बहुत खतरनाक सूचना। बोले सूचना देता कि आ रहे हैं, तैयार है। अब आगे बढ़िए, एक चिपको आंदोलन। आइए तो चिपका आंदोलन पढ़ लेते हैं क्या है। जब महिलाएं नेतृत्व की बाबू तो दुर्घटना घट गया, तो अगला वर्ग हिम्मतें नहीं किया। ऐसे देश में महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए, मानते हैं। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, नारी को दिया गया है। ऐसे भी वित्त विभाग में लक्ष्मी विभाग, तो लक्ष्मी का तो पृथ्वी पर रूप महिलाएं ही हैं, तो मोदी जी भाई महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए वित्त मंत्री बना दिए कि जाइए आप लक्ष्मी का काम लक्ष्मी संभालिए। अपने बिहार राज्य में भी होना चाहिए था ऐसा, लेकिन नहीं है। तो महिलाएं की जब दुर्घटना घटी खेजरी आंदोलन में, आगे महिला लोग को हिम्मतें नहीं हुआ कि कोई आंदोलन करे। 1731 के बाद लगभग 150 साल बाद जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद एक घटना घटी, एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। क्यों नाम पड़ा वो भी आगे बताएं। ये जो चिपको आंदोलन था, ये 1970 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1970। हिमालय जो पहाड़ है उसके गोद में बसा हुआ एक जगह है जिसका नाम है बाबू आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड एक राज्य है। उस उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा जिला है टिहरी गढ़वाल। कौन सा जिला? टिहरी गढ़वाल जिला। उस टिहरी गढ़वाल जिले के एक रेनी नाम का गांव था। कौन सा गांव? रेनी नाम के गांव। उस गांव में अंगू नाम के पौधे, किस पौधे को? अंगू नाम के।
ऐसे लोग कहते हैं कि अंगूर नाम के पौधों का इस्तेमाल होता है, हल्का पौधा है, मजबूत है, इस चलते क्रिकेट वगैरह का सामग्री बनता, बैट बल्ला वगैरह बनता है, अच्छे उसका उपयोग किया जाता है। तो अंगूर नाम का पौधा था, अंगूर नहीं अंगूर। रेनी नामक गांव था, टेढ़ी गढ़वाल जिला था, उत्तराखंड राज्य। 1970 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के टेढ़ी गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में अंगूर नाम के पौधे को बचाने के लिए 2 व्यक्तियों का नेतृत्व हुआ इस आंदोलन। एक व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, क्या नाम था? और एक का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों के नेतृत्व में, अच्छा दोनों बड़ा तेज आदमी, सोचे कि पुरुष वर्ग का तो दिमाग है, कौन जाएगा जंगल में, इन लोग महिला को पकड़े। जिस समय गांव का पुरुष वर्ग काम करने बाहर चला गया, उस समय लकड़ियों को काटने वाला ठेकेदार अपने दल बल के साथ पहुंचा जंगल में पेड़ों को काटने के लिए। इसकी खबर लग गई सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को। ये दोनों गए और अपने गांव की महिलाओं को लेकर गए। जैसा आंदोलन अगर हो कहीं रोड जाम करना तो सबसे आगे में लड़की लोग को रखें, कहे चलो तुम रोड जाम करो, सबसे आगे तुम्हारी रहो, लड़का पीछे से रहे। काहे सर आगे लड़की काहे रखा जाएगा? तो पुलिस लड़की लोग को नहीं मारती, लेडीज पुलिस आएगी तब ना। जैसे जेंट्स पुलिस थोड़ा सा गर्म मूड पे होता है, तो जेंट्स पुलिस ज्यादा मारता है जबरदस्त ना। तो जेंट्स पुलिस या सबसे पहले पुलिस दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस आता है, जेंट्स होता है, लेडीज को नहीं किया जाता है। अब देखिए कहीं पर भी कोई लेडीज पुलिस रहेगी तो वो साथ में जेंट्स पुलिस रहेगा बॉडी गार्डी में, अकेले कहीं ड्यूटी नहीं देता। कहीं देख लीजिए आप, विश्वास नहीं होता है, न जाने कौन फैसला नीतीश कुमार जी का। तो ये तो इन लोगों ने भी वही किया, गांव की महिलाओं को बताया कि आप लोग देश की नारी हैं, एकदम देवी दुर्गा के अवतार हैं आप लोग, चलिए जंगल को बचाएंगे हम लोग। लेकिन चले गए दोनों, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ये महिलाएं बहुत वीर थी, बाप गई और ठेकेदार लोग कहे सुनो पेड़ काटना बंद करो, बोले ना काटेंगे, किसी काटेंगे हम पेड़। इन लोग कहा कि पेड़ में चिपक गई, पेड़ों को आलिंगन कर लिया, मैंने बाहों में भर लिया, बोला कि हमको काटो पहले तब पेड़ कटे। फिर वही बड़ा गलती करते कि पहले हमको काटो तब पेड़ काटने देंगे। लेकिन इस बार नेतृत्व करता दम वाला आदमी, नेतृत्व करता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अब ठेकेदार का हिम्मत नहीं हुआ कि वो छू सके महिलाओं, और इस बार महिलाओं ने बाजी मार ली। अब पेड़ों को कटने से क्या कर दिया? बचा। अब पेड़ में चिपक के बचाए, इसलिए इसका नाम दिया गया चिपका चिपके आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक, तो चिपको आंदोलन विश्व प्रसिद्ध हुआ, ये बड़ा नामी हुआ, विश्व प्रसिद्ध हुआ। और सुंदरलाल बहुगुणा नेता बन गए, इससे इलेक्शन लड़के जीत भी गए। तो लोग को नेम फेम मिल जाता तो फिर तो इलेक्शन जीत ही जाएंगे, तो इलेक्शन जीत गए। लेकिन पेड़ों को कटने से बचाया, उस आंदोलन को नाम क्या दिया गया? चिपको आंदोलन। तो वन को बचाने के लिए कितने आंदोलन हुए मुख्य रूप से? और भी बहुत सारे, लेकिन दो प्रमुख हुए। एक हुआ खेजरी आंदोलन, एक हुआ, याद रहेगा दोनों? बुलाइएगा पक्का। चलिए खेजरी आंदोलन अच्छा रहा ना। भले बोले कि देश की नारियां बहुत प्रबल है, बाप देश की नारियों से ही तो देश चल रहा है। लेकिन खेजरी आंदोलन लिख के डैश, खेजरी आंदोलन लिख के डैश।
खेजरी आंदोलन लिख के डैश। लिखिए ईस्वी में 1731 ईस्वी में 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों के 363 व्यक्तियों के एक समूह 363 व्यक्तियों का एक समूह राजस्थान राज्य के जोधपुर के नजदीक खेजराती गांव में खेजरी पेड़ों के कटाई को रोकने के लिए एक जन आंदोलन किया गया। लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस जन आंदोलन को खेजरी आंदोलन कहा गया। इस जन आंदोलन को खेजरी आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन, ये सब 2 नंबर का प्रश्न है ना, इसी पढ़ा करें। चिपको आंदोलन देखिए 1970 में उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले के गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में रेनी नामक गांव में अंगू के पौधे को बचाने के लिए
अमरूद के पौधे को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक जन आंदोलन हुआ इस आंदोलन में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को आलिंगन कर उन्हें कटने से बचाया इस जन आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। इस जन आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। इस जन आंदोलन को चिपको आंदोलन अभी सारे कॉलेजेस में तो नहीं हो रहा है एग्जाम, करिया जाओ चाहे तुम थोड़ी देर पहाड़ पर चढ़ जाओ। हर वर्ष यही हम देखते हैं कि सरकार तकरीबन सेंटअप एग्जाम के नाम पर बच्चों का 20 दिन गायब कर देती है और बच्चे इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सरकार ना जाने का अच्छा एक बात आप लोग नहीं पता होगा, ये बात समझ लीजिए। सेंटअप एग्जाम का मतलब समझते हैं क्या होता है? सेंटअप एग्जाम का मतलब हुआ कि बिहार सरकार के अनुसार आपके कॉलेज में आपका 12 का सिलेबस 100% खत्म हो गया, पढ़ा के खत्म कर दिया। अब आपको सेंटअप कर रहा था कि आप घर पर पढ़िए बैठे। हाँ, फेयरवेल का एग्जाम हो रहा है। सरकार के अनुसार नहीं होता है। सेंटअप मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा सारा कोर्स पढ़ा के खत्म कर दिए, अब तुम 2-3 महीना सेल्फ स्टडी घरे बैठ के रिवीजन, ये होकर मतलब होता है। तो आप लोग खुद समझ लें कितना कोर्स आपका खत्म हुआ होगा कॉलेज में। 100% कोर्स खत्म हो गया ना कॉलेज में बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है वायु प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण के बारे में। तो ये थोड़ा सा प्रदूषण पर चर्चा कर देगा कि प्रदूषण कहते किसको। कौन बताएंगे प्रदूषण का डिफिनेशन? टिबलू बताओ बाबू।
वाहन द्वारा जो धुआं निकले वो प्रदूषण होता है। चलो वहाँ चालक लगाओ। और कोई मोहतरमा? और कोई? पता है पॉल्यूशन नहीं आप लोग समझते। प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। कहता है कि जब हमारे पर्यावरण में कोई अवांछित का मतलब कि वैसा सामान जिसको हम चाहते होते नहीं लेकिन अपने से मिल जाता है, अवांछित और हानिकारक। हमारे पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का मिलना ही क्या है? प्रदूषण। जब वो हानिकारक और अवांछित पदार्थ हमारे पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं, उससे पर्यावरण में पाए जाने वाले अजैविक घटकों और जैविक घटकों के, मुख्य रूप से अजैविक घटकों के गुणवत्ता में कमी आती है। तो पढ़े हैं क्लास में या आप जो वीडियो आप देखे होंगे, उस वीडियो में था में ओजोन परत में जैविक घटक, अजैविक घटक, स्पेयर बांटे थे पांचों, उसमें सारा मंडल बांटे, कौन मंडल क्या क्या था। तो मुख्य रूप से अजैविक घटक जैसे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों का प्रदूषण होता है। अब पर्यावरण में तीनों आता है, इसलिए हमने कहा कि पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के मिलने से वहाँ के जो अजैविक घटक होते हैं उसकी गुणवत्ता घट जाती है और जैविक घटकों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अजैविक घटक खराब होता है और उसका प्रभाव किसको पड़ेगा? जैविक घटक मैंने जिंदा लोगों पर प्रभाव पड़ता है। यही क्या कहलाता है? प्रदूषण का। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रदूषण क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। बाकी बहुत सारे हैं, ध्वनि प्रदूषण है, नाभिकीय प्रदूषण भी आजकल होने लगा। तो प्रदूषण के कई टाइप हो गए आजकल, लेकिन मेन कितना है? 3, वायु, जल और मृदा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अच्छा, जिस पदार्थ से प्रदूषण फैलता है, जिस पदार्थ से प्रदूषण फैलता है उसे कहते हैं प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषण प्रक्रिया हुआ जिसमें प्रदूषक पदार्थ हमारे जैव मंडल में, हमारे जैविक घटक में जाके मिल गया, ये प्रक्रिया कहलाती है प्रदूषण। अब प्रदूषण का परिभाषा याद रहेगा तो तीनों का परिभाषा याद है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तीनों का परिभाषा याद है। खाली पर्यावरण को हटा के वहाँ जल डाल दीजिए, जल हटा के वायु डाल दीजिए तो वायु प्रदूषण हो गया, वायु हटा के मृदा डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण। देखेंगे कि जलमंडल में हानिकारक एवं अवांछित पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता घट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। अगर वहाँ मृदा लगा दिए तो हो जाएगा कि मृदा में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता क्या जाती है बाबू? कम जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। तो 1 का परिभाषा याद करेंगे, 3 का परिभाषा अपने आप डन हो जाएगा, याद हो जाएगा, लिखा जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि ये प्रदूषण कैसे फैलते हैं? तो प्रदूषण फैलता प्रदूषक से, क्योंकि हमने भी कहा कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसे प्रदूषक कहेंगे। और प्रदूषक होते हैं 2 प्रकार, एक होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, ये प्रदूषक के प्रकार है।
जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। अब ये क्या हुआ, जैव निम्नीकरणीय कौन है और जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि वैसे कचरा, वैसा अपशिष्ट जिसको अगर हम पर्यावरण में छोड़ देते हैं तो पर्यावरण में सड़ करके गल के पर्यावरण में ही मिल जाता है, माने पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। वैसे कचरा को, वैसे प्रदूषक को जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैसे हम लोग के घरों से, घर में किचन है और किचन से निकलता बथुआ का छिलका, आलू के छिलका, परोर के छिलका निकलता है ना। आप रोटी सब्जी नहीं खाते, सही से उसका जूठन रहता है, आप सब डस्टबिन में डालते हैं। अमीर घरों में डस्टबिन होता है, गरीब घर में वो प्लास्टिक रखा रहेगा किचन में कोने में, ओकरे में सब डाल दे बन जाता है। आप एक भोरे भर उठेंगे, अच्छा हम कहते हैं हमारे देश की महिलाओं को गोला फेंकने में ले जाना चाहिए या भाला मारने में ले जाना चाहिए, एकदम गोल्ड मेडल पक्का। शहरों में देखिए ना, महिलाएं एकदम कीचड़े से थ्रो मार देती हैं, सीधे कचरा चला गया वहाँ। या जितना भी नगर निगम का कचरा वाला डब्बा है, डस्टबिन, कभी भी हमारे यहाँ डस्टबिन के अंदर नहीं डालता कचरा, हमेशा डस्टबिन के चारों तरफ कचरा रहता है। हमारे लोग इतने अच्छे हैं मत पूछिए, कोई डस्टबिन में अंदर नहीं डालता है, सोचता है कि बेचारा नगर निगम के कर्मचारी को उसमें से निकालना पड़े, इसलिए 12 ही फेंक देता है ताकि आसानी से उठा लेगा। अब प्लास्टिक के प्लास्टिक फेंका हुआ रहता है पूरा एकदम बोलने से। अब बेचारे कर्मचारी लोग आकर उठाते हैं, क्या करेंगे। तो हम लोग जैव निम्नीकरणीय कचरा हमारे घरों से निकलता है। दूसरा, कृषि अपशिष्ट, खेती हम लोग करते हैं, किसान परिवार के लोग हैं, तो भूसा निकलता है, नेवारी निकलता है उससे, तो भूसा नेवारी को भी ऐसे छोड़ देते हैं, सड़ गल के क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा, गंदौरा बन जाएगा। हम लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस, उसका गोबर निकलता, मलमूत्र निकलता है, उसका जूठा सानी निकलता है, नहीं खाता है तो उस सब को सड़ाते गलाते गंदौरा बना देते हैं। ये सब जैव निम्नीकरणीय, इसको मिट्टी में डालेंगे वो मिट्टी में ही मिल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जिनको पर्यावरण में छोड़ने पर वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा कभी भी अपघटित नहीं हो सकते, न गलेगा न सड़ेगा, जैसा फेंकेगा वैसा ही रह जाएगा। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रदूषण का कारक है। अगर अपने देश में प्रदूषण फैल रहा है 50%, तो 40% अकेले प्रदूषण कौन फैलाता है, प्लास्टिक। सरकार कहती है प्लास्टिक पर बैन कर दिए, सरकार देखो बहुत तेज, वो सरकार कैसे बंद करेगी प्लास्टिक। इलेक्शन के टाइम में कौन पैसा देगा चुनाव लड़ने के लिए नेता लोग को, फैक्ट्री वाला से पैसा मिलता है, चंदा, क्या इलेक्शन लड़िए। अब अगर कमाई के रास्ते आप बंद कर दीजिएगा तो चंदा किससे मांगिएगा, सरकार तो ढूंढ करती क्या हम ये चीज बंद कर दिए, प्लास्टिक वाला बंद कर रहे हैं, प्लास्टिक के फैक्ट्री बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए। जब प्लास्टिक बनवे नहीं करेगा तो जनता उस पहुँचवे नहीं करेगा, तो सरकार क्या करेगा, ठेला पर छापा मारने चलेगा। अरे गरीब जनता को सताते हो, सताना तो फैक्ट्री वाले को बंद करके दिखाओ। फैक्ट्री बंद देखो नहीं, फैक्ट्री बंद कर दो, ले से कुरकुरे सब के प्लास्टिक बंद कर दो, बंद नहीं करेगी सरकार, वहां से टैक्स आता है। तो सबसे बड़ा प्रदूषक प्लास्टिक है। चप्पल, इस चप्पल को फेंक दे, मट्टी में गाड़ दें, अब 2-4 साल बाद निकाले, सड़ गल जाएगा सब, वो इसी रह जाता है, कुछ नहीं होता। टायर, साइकिल चलाते हुए आप लोग अपना टायरवा को फेंक दिए, मट्टी में गाड़ दीजिए और निकालिएगा कब, जब आप बाल बच्चेदार हो जाइएगा, तब निकाल के अपन कुतरुआ के जगह किलोमीटर टायर चलाओ। टायर चलाएं आप लोग, इसमें कितने लोग टायर के एक्सपर्ट होगा, मार दम धड़ा धड़ डंडा लेके। अच्छा मोटरसाइकिल टायर चलाया था तो बेचारा, लेकिन पप्पू मोटरसाइकिल का टायर चलाया,
लोग साइकिल के टायर चलाते हैं, मोटरसाइकिलों के चला लेते हैं। तो टायर लोग चलाते हैं बच्चे बचपन में, ऐसा लड़के लोग भी चलाइए कोई। यस सर, लड़के लोग एक्सपर्ट होते हैं भाई ये सब काम में। हाँ, टायर चलाया जाता है। जैसे आप लोग सीबीएसई वाले लोग हैं ना, आप लोग को नहीं पता, आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और हमारी पैदा ली है गाँव देहात में। हम लोग छोटे से गांव में पैदा लिए, तो हमारी देखे बचपन में हमारी तो फेदा का भी गाड़ी चलाए। छोड़ दीजिए, ये फेदा होता है, इसको काट के खाते हैं ना, ओकरो राड़े के डंडा में से पूछ दिए और राड़े के डंडा ऐसे लगा के ओकरो तो मुड़ेले चले जा और ओकरे को हैंडल बना लिया। चप्पल के काट के गाड़ी बनाते हैं हम लोग। अच्छा, वो चप्पल नॉर्मल नहीं, पूरा डिजाइन काटता उसको लेकर ब्लेड से। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बिहार के लोग एल्युमिनियम का बनाता है गाड़ी, एल्युमिनियम का जो तार होता है उसका चक्का बनाता है, उसका हैंडल वाला बनाता है। तो हम लोग उस देहात से निकल के आए हैं जहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं बच्चे। ईटा की गाड़ी चलाए हो? ईटा का भी गाड़ी चलता है, ऊपर से या नीचे से छेद करके उसमें रस्सी कसल रहता है और ओकरो खींच के चलावा जाता है। और ईटा में छेद कैसे करते हैं? तो बालू देके लकड़ी से रगड़ा जाता है दोनों पट्टी से, फिर छेद हो जाएगा तो उसको खींचिए। तो ये चीजें ठीक ना, आवाज है इसमें। गाँव के लेकर वो नहीं जानता कि ईटा के भी गाड़ी बना के चल जाता है। तो ये भी चीजें हम लोग हर तरह की चीज को देखें। हम भले बोले ऑब्जर्वेशन सही रखो। आप जाएंगे गाँव में तो इधर गंदगी है, आप जैसा देश वैसा वेश, हम जहाँ जाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो गाँव में गए तो गाँव के लोगों की तरह रहे, जिससे हमें गाँव को परखने में, जांचने में, समझने में सहायता मिले। हम साल में मात्र 10 से 15 दिन गाँव जाते हैं मैक्सिमम, यही जाते दीपावली से छठ, यही मेन टाइम है। और 2-4 दिन जाते हैं में क्या बोलते उसको, होली वगैरह। लेकिन हम हर पहलू को जानते हैं। इसका रीजन ये है कि जब जाते हैं तो हर चीज को समझते हैं, देखते हैं, घर में बंद नहीं रहते हैं और चीट फुट में पूरा एकदम क्रीज नहीं तोड़ते। देखते हैं बच्चे जाते हैं ना, साल वाले जो आते हैं दूसरा पढ़ने के लिए, उससे गाँव में जब जाता है तो पूरा चीट फुट में निकलता है, जूता पहन के निकलेगा बोले बोले, उसका क्रीचवा नहीं टूटता है। और हमें आज तक हम गाँव में हाफ पैंट में कुछ पहने ही नहीं, और लोग के क्रीज नहीं टूटता है। सोच लीजिए, उन लोग का क्रीज नहीं टूटता है। तो अपने लोकल बाजार में हाफ पैंट में चल जाते हैं आज भी। कई लोग चिल्ला मिल गए पूरे हाफ पैंट में गाँव प्रणाम कर रहा है। हमारे गांव के आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग मिल जाता है तो पूरे से बस ठीक, हम समझ गए, हमारा भावना समझ रहे हैं। काम में इधर अब बताओ, हम टी-शर्ट में हाफ पैंट में कोई आकर प्रणाम कर रहा कैसा लगेगा? तो दूर से हम उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भावनाओं को हम समझ गए, हमारी भावनाओं को समझो। ये स्थिति, अब ये चीजें होती है। लेकिन बच्चों को क्या देखते हैं, उसका क्रीज नहीं टूटता, वो गाँव में नहीं निकलता हाफ पैंट पहन के, छोटा टाउन में तो छोड़ दीजिए। ये स्थिति। तो जब तक आप भूलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे हर चीज। तो प्रदूषण फैलाने वाले को प्रदूषक। अब प्रदूषण क्या प्रकार के हुआ? 2 प्रकार का, एक हुआ जैव निम्नी करनी और एक हुआ जैव अनिम्नी। शीशा का बोतल ऊपर कर डाल दिए जमीन में, कितनों दिन बाद निकालिए, कुछ होगा उसको? कुछ नहीं, वैसे तो वैसे ही रह जाए। डीडीटी एक प्रकार का रासायन है, पिड़कनाशी, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई है। वह भी जैव अनिम्नी करनी है, ना कभी सड़ेगा ना कभी गलेगा, वैसी रहेगा टकाटक। अब आगे बढ़िए। हमने भी कहा कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं,
जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये 3 को प्रमुख है। फिर आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, 2-3 और है जिसको इसका कॉम रहेगा उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले आते हैं वायु प्रदूषण पर। मैंने भी कहा कि वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता क्या होती है, घट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे डिफिनेशन, तो डिफिनेशन नहीं बता करके वायु प्रदूषण के स्रोत की चर्चा कर दे रहे हैं कि वायु कहाँ से गंदा होता है। जैसे एक बच्चा ने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो वाहनों से धुआं निकलता है बाबू, वह वायु प्रदूषण का कारक है। वायु प्रदूषण, जो भी गाड़ी से धुआं निकलता है, वे सभी हमारे पर्यावरण में वायु के प्रदूषण का मेन कारण है। फैक्ट्रियों या उद्योग धंधों के चिमनी से निकलने वाला धुआं, हम लोग के बिहार में आसपास में, गांव के आसपास में एक उद्योग धंधा होगा, ईटा भट्टा। आप सभी ईट भट्टा देखा होगा जरूर। अच्छा, ऐसा कौन है जो ईट भट्टा तो नहीं देखा? ईट का भट्टा सब देखे, नजदीक से गए उसमें? चलिए बहुत अच्छी बात, जाइए। अरे हम लोग तो उसके अंदर जब बनता तो चूल्हा जो बनता ना उसका, उसमें गांव में बच्चे लुका छिपी खेलते। जिस गांव में भट्टा हो ना, हमारे गांव में 17 को ईट भट्टा, अब तो बहुत सारा बंद हो गया। ये तो काउंटी में 17 ईट भट्टा, अब बहुत सारा बंद हो गया। ये तो ईट भट्टा भरा पड़ा था ना, अटवा टाइम खाली धुएं नजर आता है, ये स्थिति। लेकिन अब बहुत सारा बंद हो गया, कुछ दिन में सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ईट भट्टे प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। अब आपको सीमेंटेड ईटा आने लगा और वही ईटा चलेगा, क्योंकि सरकार मिट्टी वाली ईटा पर क्या कर देगी, बैन कर देगी। क्योंकि उससे 2 घटना हो रहा है, एक तो मिट्टी काट रहे लोग, मृदा वर्धन कर रहे लोग, दूसरा प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन सीमेंटेड ईटा से कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ को तोड़ा जाएगा, उसके चट्टान को बुरादा बनाया जाएगा, माने चूर्ण बनाया जाएगा, और उसके चूर्ण से ही वो ढलाई हो जाता है, वही ईटा जोड़ा जाएगा घरों में। आजकल बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह में उसी ईटे का इस्तेमाल हो रहा है, मिट्टी वाले ईटे का इस्तेमाल बंद हो चुका है। चलिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे उष्मीय शक्ति संयंत्र है बाबू। उष्मीय शक्ति संयंत्र मतलब जहां से बिजली उत्पादन होता है। हमारे देश में आज भी बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले सुन रहे होंगे कि अब देश में मात्र 3 दिन का कोयला बच रहा है। अब 3 दिन के बाद अंधेरा छा जाएगा, बिजली नहीं मिलेगी। पूरा नींद चलना चिल्ला रहा था, सब नेता छाती पीट रहा था कि मोदी देश को बेच दिए, कोयला बेच दिए, कोयले खत्म हो गया। लेकिन लहरियां कटवे नहीं। हाँ देखे होंगे आप लोग, नेता लोग तुरंत छाती पीट लगते हैं कि मोदी देश बेच दिया, देश बेच दिया। लेकिन लहमा नहीं कटा और ना कोयला खत्म हुआ। कहता बाबू हमारे देश में प्रतिदिन 10,000 टन कोयला का उपयोग होता है। 10,000 टन। 1 टन मतलब 10 क्विंटल। 10 क्विंटल और 1 क्विंटल मतलब 100 केजी। 10,000 टन कोयला प्रत्येक दिन जलता है एक थर्मल पावर प्लांट में, जहां बिजली उत्पादित होती है। सोचो इतना कोयला जलने पर कितना धुआं निकलता है, प्रदूषण का कितना बड़ा कारक है। उसको हटाया जाएगा तब ईंधनों के रूप में हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है बाबू, और वो खाना बनाती है चूल्हे पर, और चूल्हे पर लकड़ी जलाती है। एक महिला जो चूल्हे पर खाना बनाती है, वह एक दिन में तकरीबन 50 सिगरेट इतना धुआं ग्रहण कर लेती है। लेकिन
अंतर होता है कि उनका बेटा जो छोटे सिगरेट पीता है वो खराब धुआं लेता है और उनकी माता लकड़ी की धुआं ले रही है, वो ज़्यादा खराब नहीं तो उनके माता को भी दिक्कत होता है। इस तरह देखिए ग्रामीण महिलाओं को हमेशा आप देखे होंगे कि बुढ़ापा होते तो दमा रोग हो जाता है, बार बार खांसने का बीमारी हो जाता है। क्यों हो जाता है वो बीमारी? क्योंकि वो लगातार धुआं लेती है बहुत बचपन से। जो भी ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं होंगी उसको घर खाना बनाना पड़ता होगा, सामने कहा न बनाया लेकिन बनाना होगा उसको। माताएं बहुत चीज होती हैं गाँव की, बनवाएंगी मारपीट के, ना तो कहीं बाप ससुराल से गाली सुनवाएगी बनाओ तो बनवाती ही। उनके एक ही कोशिश होता है कि जहाँ जाएगी नाम हंसा देगी इसीलिए बनाओ। लेकिन शहर की माताएं ढीठ होती है उन लोग में कि कहा कहेगी सास मेरी बेटी जाएगी तो बनेबे नहीं करेगी, हस्बैंड बना देगा। ऐसा आजकल ये फैशन हो गया। माँ बाप ऐसा दामाद खोज रहे हैं जो भाई में अकेला हो, ननद नहीं हो, सास गांव देहात में रहती हो, लड़का बाहर रहता है। अगर ऐसा आप हैं तो आप लोग आ जाइएगा एकदम गेंदा नहीं है। हाँ, संपत्ति धन सुनका मत देर चलेगा, लेकिन बेटी हमारी एकदम भाई नौकरी पर रहेगी, मलकिनी बनेगी। आज गए थे शीशा, माँ बाप बचपन से बोला मैंने बेटा को तेल लगा लगा कर इतना बड़ा बनाया, अब आते के साथ दो दम कब्जा जमा लेती, कहानी खत्म। इसके अलावा कृषि कार्य आजकल बाबू इस हम लोग तो यहाँ बिहार के किसान गरीब हैं तो मैंने धान को काटते हैं सीधे डंठल से ही और उसका नेवारी बना के कुट्टी काटते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में वहाँ पर धान का कभी डंठल नहीं काटा जाता है, वहाँ मशीन है, मशीन खाली धान के बाली को काट देता है और बाकी से उसी खेती में छूट जाए। इधर भी आजकल फैशन चला, जो गांव में आपके अमीर लोग होंगे सीधे मशीन बुला लेते हैं, बड़का वो मशीन रहता है और सीधे धान के बाली को काट देता है और बाकी इसी एकदम खेत में सब छाप देगा। अब गांव देहात में उसको क्या करते हैं लोग जला देते हैं। आज उसको जलाएगा तब ना तो कैसे फसल बोएगा, उसको जलाया जाता है बाबू, और जलाने से तकरीबन 40% CO2 मुक्त होता है। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है पंजाब और हरियाणा, वो दोनों जलाता और पराली, उसको पराली कहते हैं, क्या कहते हैं पराली, उसको जलाया जाता है और जलाता पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ से धुआं जलाता है दिल्ली में और दिल्ली के एकदम धुआं हो जाता है। दिल्ली में स्कूलों में कोचिंग में छुट्टी देनी पड़ती है प्रदूषण के कारण, क्या कि क्लासरूम में बच्चे बैठ के एक साथ इतना बच्चा बैठ ही नहीं सकता तो छुट्टी हो जाती है। एक सप्ताह कोचिंग बंद प्रदूषण की खुशी। क्या करेगा मास्टर, ऐसे बच्चा बैठा देगा ना हॉल में भर के तो कोई सांस नहीं ले पाएगा, बेहोश होगा कई बच्चा, इतना प्रदूषण फैल जाता है। तो पराली भी बहुत बड़ा कारण है इसका। आजकल बहुत पहाड़ वगैरह टूट रहे हैं बाबू, अब जब पहाड़ वगैरह टूटेगा तो वहाँ से गर्दा निकलेगा, धूरी निकलेगा और वह भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। आपके आसपास अगर छड़ी वाला फैक्ट्री होगा, मतलब जैसे इधर ऊंचे है दूर में लाने जब पहाड़ टूटता है, फिर चालू हो गया, देख रहे थे में क्रेशर चल रहा था। अब जब क्रेशर चलेगा तो अपना कचरा तो निकालेगा ही, और आप देखिएगा जहाँ पर क्रेशर और उसके आसपास के पेड़ पौधे को देखिएगा सब उजर हो रहता है, उसका पेड़ पौधा का पत्ता आसपास का खेत में जम जाता है, ऊपर से लेयर बना लेता है। तो बहुत बड़ा प्रदूषण का मेन कारण है। अभी और इसकी चर्चाएं होगी, लेकिन